नमस्कार दोस्तों हाल ही में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की बरेली छावनी को भारत के पहले कार्बन नेगेटिव छावनी का दर्जा मिला है। देखिए मित्रों, तो ये केवल पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, इसके व्यापक मायने हैं। आज के इस सेशन में हम लोग समझेंगे कि एक कैंटोनमेंट यानी कि एक छावनी क्या होती है और इसका प्रशासन कैसे कार्य करता है, यहाँ कौन रहता है और किस प्रकार से ये नगर निगम और जो नगर पालिका होती है कैसे इसका जो प्रशासन है उससे भिन्न है, और बरेली ने ये कार्बन जो नेगेटिव स्टेटस उसको कैसे प्राप्त किया उसकी जर्नी को हम लोग देखेंगे। साथ ही इससे क्या लेसन लिया जा सकता है जो अदर जो कैंटोनमेंट से जो अदर छावनियां हैं, जो नगर पालिका है, जो नगर निगम है, सतत विकास लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर एक छावनी क्या होती है। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या छावनी केवल सैनिकों की रहने की जगह होती है, अधिकांश लोग यही उत्तर देंगे, लेकिन यह पूर्णतः सही नहीं है। मित्रों, छावनी देखिए तो केवल सैनिकों के रहने का क्षेत्र नहीं है, यह एक आप देखें तो विशेष जो प्रशासनिक क्षेत्र होता है। यदि हम लोग सिंपल लैंग्वेज में इसको समझे, शहर के भीतर यदि एक सेना का एक बड़ा स्टेशन बनाया जाए जहाँ पर आप देखें तो सैनिक रहते हो, उनके परिवार के सदस्य रहते हो, प्रशिक्षण होता हो, ठीक है, अस्पताल हो, स्कूल हो, जलापूर्ति हो, सफाई हो, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, तो उसी क्षेत्र को आप एक कैंटोनमेंट क्षेत्र कह सकते हैं, एक छावनी कह सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि यदि जो सैनिक है वो सीमा पर तैनात है तो इतनी बड़ी छावनी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए मित्रों, तो किसी भी सेना की शक्ति केवल हथियारों से नहीं बल्कि आप देखें तो उनकी जो लॉजिस्टिक व्यवस्था है उस पर भी निर्भर करती है। जैसे कि आप देखें तो आवास, प्रशिक्षण जो क्षेत्र है और सिक्योर ऑपरेशंस के लिए, ठीक है, जो सैनिक हैं उनको तैयार रखना। साथ ही आप देखें तो नागरिक जो सुविधाएं हैं जैसे कि रोड हो गया, स्वच्छता हो गया, वाटर जो सर्विसेज हो गए, वो सब सारी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब हम लोग देखते हैं छावनी में आखिर कौन रहता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या केवल सैनिक रहते हैं? नहीं, छावनी में देखे तो 3 प्रकार से लोग रहते हैं। जैसे कि पहला आप देखे तो सैनिक रहते हैं, सेना के जो परिवार के सदस्य हैं वो रहते हैं, इवन आप लोग देखे तो जो नागरिक हैं वो भी रहते हैं। ठीक है, किंतु इनका जो प्रशासन है वो आप देखे तो जो लोकल जो बॉडीज होती है, जो नगर पालिका होती है, जो नगर निगम होते हैं, उनसे भिन्न होता है और अलग होता है। ठीक है, अब हम लोग ये समझते हैं कि भारत में छावनी की जो शुरुआत है वो कब से हुई। तो आप देखें तो ब्रिटिश ईरा में जो छावनियां हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने के लिए स्थापित किया। अनुशासन, सुरक्षा और शीघ्र जो सैन्य तैनाती है, रणनीतिक नियंत्रण, उसको स्थापित करने के लिए छावनी की स्थापना की गई। और भारत में यदि प्रथम छावनी की बात करें तो जो बैरकपुर छावनी था उसको आप देख सकते हैं 1765, और आजादी के बाद भी इसको अडॉप्ट किया गया सुविधा के अनुसार। अब प्रश्न उठता है कि छावनी की आवश्यकताएं क्यों हैं। ठीक है, तो इसके 3 मेजर जो कारण बताए जा सकते हैं। आप देखिए तो सुव्यवस्थित सामुदायिक जीवन उपलब्ध कराता है ये, और जैसे कि आप देखें तो सैनिक जो होते हैं और जो उनके परिवार होते हैं उनको आवास प्रदान करता है। साथ ही आप देखें तो सड़क, जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य ऐसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराता है। दूसरी तरफ आप देखें तो जो लॉजिस्टिक है और प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे कि प्रशिक्षण हो गया, परेड हो गया, युद्ध अभ्यास हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें उपलब्ध कराता है। तीसरा आप देखें तो किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने के लिए, ठीक है, यदि अचानक किसी भी युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, ठीक है, सेना की शीघ्र तैनाती करनी हो, तो उस तरीके से देखें आप तो छावनी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि यदि छावनी के अंदर सैनिक भी रहते हैं और नागरिक भी रहते हैं तो इसका प्रशासन कौन करता है? क्या नगर निगम, क्या नगर पालिका या फिर सेना? सबसे पहले ये समझिए कि छावनी न तो पूरी तरह से सैन्य क्षेत्र है और न ही पूरी तरह से सामान्य नागरिक क्षेत्र। यह दोनों का आप देखें तो संतुलित जो प्रशासनिक मॉडल है, इसमें सैनिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी होती है और नागरिकों को मूलभूत जो सुविधाएं हैं जैसे कि सड़क, पानी, ठीक है, जो सारी सुविधाएं भी उपलब्ध करानी होती है। इसी कारण देखिए अब तो छावनी का जो प्रशासन है वो सामान्य जो नगर निगम है या फिर नगर पालिका से अलग बनाया गया है। देखिए तो नागरिक जो सैन्य संतुलन स्थापित किया जाता है, और कल्पना कीजिए आपकी यदि किसी छावनी क्षेत्र में सड़क बनानी हो, क्या केवल नागरिकों की सुविधा देखी जाएगी? नहीं, यह भी देखा जाएगा कि क्या इससे सैन्य आवागमन प्रभावित होगा, क्या इससे सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, क्या यह सैन्य संचालन के अनुकूल है। इसलिए छावनी में हर निर्णय रक्षा आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लिया जाता है। छावनी में नागरिक विकास संभव है लेकिन रक्षा आवश्यकताएं सर्वोपरि होती हैं। छावनी आप देखिए तो छावनी अधिनियम 2006 के अंतर्गत संचालित होती है और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अधीन संचालित होती है। और छावनी की जो प्रशासन है आप देखिए तो एक बोर्ड है, ठीक है, छावनी बोर्ड, उसके द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, जो डे बाय डे के आप देखें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बोर्ड देखता है। छावनी बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है आप देखें तो सामान्यतः स्टेशन जो कमांडर होता है वो होता है, यानी उस सैन्य स्टेशन का वरिष्ठ जो सेना अधिकारी होता है। और कारण स्पष्ट है कि क्योंकि रक्षा जो आवश्यकताएं हैं वो सर्वोच्च जिम्मेदारी उसी अधिकारी पर होती है, इसलिए उसे अध्यक्ष बनाया जाता है। अब प्रश्न ये है क्या स्टेशन कमांडर प्रतिदिन जो सुविधाएं हैं जैसे पानी, सड़क, सफाई आदि कार्य देखते हैं? तो नहीं, इसके लिए देखिए सरकार ने एक मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी है उसको
नियुक्त किया है। और दैनिक जो प्रशासन है वो मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी है, सीईओ है, वो देखता है, जैसे कि नागरिक सेवाएं हो गई, कर्मचारियों का प्रबंधन हो गया, योजनाओं का क्रियान्वयन हो गया, और इवन आप देखें तो जो वित्तीय कार्य है उसको भी। इसके साथ ही हम लोग जो है जो कैंटोनमेंट जो छावनियां हैं उसके जो क्लासिफिकेशन हैं उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए क्लास फर्स्ट में आप देखें तो मोर देन 50,000 50,000 से जो अधिक जो रेजिडेंट्स हैं उनको इसके अंतर्गत रखा गया। 10,000 से 50,000 के बीच सेकंड जो क्लास है। थर्ड क्लास में आप देखें तो 10,000 से जो कम जो रेजिडेंट्स हैं उनको रखा गया है। और क्लास फोर्थ में जो है मोस्टली आप देखें तो मिलिट्री जो एरियाज हैं उनको रखा गया। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन है, और क्लासिफिकेशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। और लोग देखेंगे जो कैंटोनमेंट्स है उसमें मेनली आप लोग देखें तो जो सैन्य सुविधा है वो उपलब्ध होती है। जो नागरिक सेवाएं हैं जैसे कि रोड हो गया, सैनिटेशन हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गए, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, वाटर सप्लाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसको आप जो है शेयर सिविल मिलिट्री टर्म्स कह सकते हैं। ठीक है। बरेली छावनी ने कार्बन निगेटिव बनने का लक्ष्य कब निर्धारित किया? तो बात आती है मंथन 2025। आप देखें तो रक्षा क्षेत्र में सतत विकास पर आधारित महत्वपूर्ण मंच था ये, और यहीं पर विचार सामने आया कि छावनी केवल सैन्य क्षेत्र न होकर ग्रीन मॉडल टाउन भी बन सकती है। रक्षा मंत्री का विजन मंथन 2025 के दौरान आप देखें तो रक्षा मंत्री ने 2030 तक, ठीक है, छावनियों को जो है कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसमें देखें तो स्पष्ट संदेश था रक्षा मंत्री जी का कि जो रक्षा प्रशासन है केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा, हरित अवसंरचना, सतत विकास को भी प्राथमिकता देगा। साथ ही आप देखें तो इस अभियान के 3 प्रमुख क्षेत्रों पर बल दिया गया। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर आप जो सस्टेनेबल जो प्रैक्टिसेस हैं यानी कि ऊर्जा की बचत, अपशिष्ट प्रबंधन, हरित विकास, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, हरित क्षेत्र पार्क, वृक्षारोपण, ऊर्जा कुशल भवन, ये सारी चीजें हैं। कार्बन न्यूट्रल एंड कार्बन निगेटिव। आपने देखा होगा कि मंथन 2025 में छावनियों को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किया गया था, लेकिन बरेली ने कार्बन निगेटिव प्राप्त किया है। ठीक है, बरेली ने कार्बन निगेटिव प्राप्त किया है। अब महत्वपूर्ण हो जाता है कि कार्बन न्यूट्रल और कार्बन निगेटिव में क्या अंतर है। तो मित्रों देखें, आप मान ले कोई ये क्षेत्र है, उसने कार्बन जो इमिशन किया एक वर्ष में 100 टन किया, ठीक है, और उसने जो सिंक किया कार्बन को विभिन्न माध्यम से, हो सकता है उसने वृक्षारोपण किया हो, ठीक है, जो क्लीन एनर्जी है उसको अडॉप्ट किया हो, ठीक है, और मान लें कि 100 टन उसने जो है सिंक भी किया। तो ये जो स्थिति हो गई, यानी कि जो इमिशन किया उसने, उत्सर्जन किया 100 टन किया, और उसने जो एब्जॉर्ब किया यानी कि जो सिंक किया वो भी 100 टन किया। ये जो स्थिति है कार्बन न्यूट्रल की स्थिति है। अब कार्बन निगेटिव की क्या स्थिति है? तो कार्बन निगेटिव की स्थिति देखें मित्रों, यदि मान लें कोई क्षेत्र है, ठीक है, उसने 100 टन जो कार्बन है उसका इमिशन किया, एंड उसने 120 टन कार्बन सिंक की व्यवस्था की, ठीक है, उसने वृक्षारोपण किया, उसने जो है जो सतत जो प्रैक्टिसेस हैं उसको बढ़ावा दिया, यानी कि जो एलईडीज हैं, ठीक है, सोलर पैनल्स हैं उसको बढ़ावा दिया, जो ग्रीन भवन है उसको अडॉप्ट किया। ये सारी जो जो इनिशिएटिव्स हैं उसको उसने अडॉप्ट किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि उसने जो है जो इमिशंस हैं, ठीक है, जो उसके कार्बन फुटप्रिंट्स हैं उसको कम किया, ठीक है, और उसके साथ ही आप देखिए तो 100 टन इमिशन के बजाय उसने 120 टन जो है सिंक किया। तो ये स्थिति आप देखिए तो कार्बन निगेटिव की स्थिति हो गई, ठीक है। इसी स्थिति को प्राप्त किया है बरेली ने, ठीक है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यानी कि इमिशन के इवज में आप जो है अधिक जो है सिंक कर रहे हैं कार्बन को। नो डाउट जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऐसे जो मॉडल्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और जो लोकल बॉडीज हैं हमारी, जो नगर पालिका है, नगर निगम, जो अदर जो छावनियां हैं, जो कैंटोनमेंट्स हैं, उनको भी इस मॉडल को अडॉप्ट किया जाना चाहिए और सतत विकास लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि बरेली ने इस टारगेट को कैसे अचीव किया, ठीक है। और आप देखिए तो 2030 में जो है लक्ष्य था, और इसने जो है 2026 में ही इसे अचीव कर लिया, और कार्बन न्यूट्रल का लक्ष्य था और इसने कार्बन निगेटिव के लक्ष्य को प्राप्त किया। आप देखिए तो इसने जो है क्लीन एनर्जी, ठीक है, इसको अडॉप्ट किया, यानी कि सोलर सिस्टम को इसने बढ़ावा दिया कंटेनमेंट बोर्ड्स में, रूफटॉप जो सोलर्स है, और साथ ही विंड एनर्जी को देख सकते हैं आप। और आप देखिए तो कटिंग जो है एवरीडे एनर्जी डिमांड, इसने एलईडीज की यूज किए, ठीक है, जो ट्रेडिशनल जो बल्ब्स होते हैं उनको इसने कम किया, जो हाई इफिशियंसीज के जो लाइट्स होते हैं उनका उपयोग किया गया। साथ ही आप देखिए तो इसने जो है नेचुरल जो कवर्स होते हैं, जो ग्रीन कवर्स हैं, उसको बढ़ावा दिया, ठीक है, यानी कि इसने प्लांटेशन भी किया, जो भी पेड़ पहले से थे उसको इसने कंजर्व किया, यानी कि संरक्षित किया। तो इस तरीके से इसने मॉडल अपनाया, और टेरी ने एक स्टडी कंडक्ट कराया इस क्षेत्र में बरेली में, और उसने पाया कि बरेली ने जो है 4 वर्ष पूर्व ही इस कार्बन न्यूट्रल की जगह कार्बन निगेटिव के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो ये सभी के लिए जो है एक लेसन है, ठीक है। और इस तरीके से आप देखें तो जो हम लोगों ने देखा कि कार्बन निगेटिव के लक्ष्य जो है बरेली ने प्राप्त किया, इसके बहुत सारे जो मीनिंग्स हैं आप देख सकते हैं, यानी कि उस क्षेत्र में जो लीडरशिप्स है, ठीक है, जो अधिकारी कार्य करते हैं, दैनिक जो प्रशासन चलता है उसकी इफिशियंसी क्या है, ठीक है, किस प्रकार से चीजों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, वो सब सारी चीजों सामूहिक जो परिणाम है वो बरेली
बरेली में देखने को मिला और 4 वर्ष पूर्व ही बरेली ने अपने जो लक्ष्य थे उससे आगे जाकर कार्बन नेगेटिव लक्ष्य को प्राप्त किया। तो इस तरीके से देखें तो अदर जो कैंटोनमेंट्स हैं, अदर जो लोकल बॉडीज हैं, उससे सीख ले सकते हैं। जो अदर जो लोकल बॉडीज हैं, जो कैंटोनमेंट्स हैं, इससे लेसन ले सकते हैं और किस तरीके से जो है सतत विकास लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। ठीक है, बरेली से हम सीख सकते हैं। किस तरीके से बरेली ने जो है ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया, कैसे उसने प्लांटेशन को बढ़ाया, कैसे उसने जो है अपने ग्रीन कवर को संरक्षित किया, कैसे उसने रूफ टॉप सोलर को बढ़ावा दिया अपने जो क्षेत्र है, कैसे उसने ग्रीन जो बिल्डिंग्स है उसके मॉडल को अडॉप्ट किया। ठीक है, कैसे उसने जो है एनर्जी इफिशियंसी है उसको बढ़ावा दिया। ये सब सारी चीजें जो है अदर जो लोकल बॉडीज हैं, जो कैंटोनमेंट्स हैं, उससे सीख सकते हैं। आज के सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। सेशन के बारे में अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताएं। जल्द ही मिलते हैं हम एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।